एक फौजी जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान मिटा दी, एक ऑपरेशन जिसका नाम तक फाइलों में गुप्त रखा गया, और एक दुश्मन जो आज भी उस नकली भिखारी के नाम से कांप उठता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है ऑपरेशन सिंदूर की असली हकीकत, जिसे जानना हर हिंदुस्तानी का हक है। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों में जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, उस वक्त एक फौजी ने अपनी वर्दी उतारी, चेहरे पर मिट्टी लगाई और पाकिस्तानी सीमा के पास एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा जहां एक गलती उसे सिर्फ मौत ही नहीं, पूरी एक कौम की साख डुबो सकती थी। वो भिखारी दिखता था, मगर वो भिखारी नहीं था। उसके कटोरे में सिक्के नहीं, राज थे। उसके लाठी में बारूद नहीं, प्लानिंग थी। और उसकी चुप्पी दुश्मन की सबसे बड़ी हार। लेकिन आखिर उस मिशन का मकसद क्या था? कौन था वो फौजी? क्या वो जिंदा वापस आया या उसकी शहादत को आज तक राज रखा गया? ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि इसमें है जासूसी, फरेब, बलिदान और वो साजिश जिसे रोकना भारत के लिए जरूरी था। आखिरी 60 सेकंड्स में वो खुलासा होगा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि असली हीरो वो होते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। अभी देखना शुरू कीजिए और एक ऐसे मिशन की परतें खोलिए जिसे इतिहास ने सबसे खामोशी से अंजाम दिया, मगर उसका असर आज भी सरहदों पर महसूस होता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के प्रतिशोध में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर नामक एक सटीक और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट किया। इन ठिकानों में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर जैसे स्थानों पर स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। इस अभियान की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 दिनों के भीतर बनाई गई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने SSELP मिसाइलों और AASM हैमर बमों का उपयोग करके आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की पारंपरिक न्यूक्लियर ब्लफ रणनीति को चुनौती दी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इस अभियान में भारत के स्वदेशी रक्षा प्रणालियों जैसे DRDO द्वारा विकसित आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया। पहलगाम की घाटियां, जहां हर सुबह शांति की मध्यम सरगम गूंजती थीं, एक दिन एक भयानक सन्नाटे में डूब गईं। वहां जहां बच्चों की खिलखिलाहट फिजा में घुली रहती थी, अब मातम की चुप्पी पसरी हुई थी। उस सुबह कुछ ऐसे लोग वहां पहुंचे जिन्होंने इंसानियत को कुचल डाला। ये कोई आम हमलावर नहीं थे, ये वो चेहरे थे जो मानवता से नाता तोड़ चुके थे। हमले ने कई घर उजाड़ दिए, कुछ महिलाओं ने अपने जीवन साथी खो दिए, किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी के सिर से पिता की छाया हमेशा के लिए उठ गई। पूरे देश की आत्मा इस त्रासदी से हिल गई थी। न्यूज चैनलों पर मातम मनाती बहनों की चीखें और गम में डूबी माताओं की खामोशी हर दिल को चीर रही थीं। लेकिन भारत केवल आंसुओं का देश नहीं है। जब घाव गहरे होते हैं तो उसका जवाब भी उतना ही कठोर होता है। सरकार ने साफ कर दिया, अब चुप्पी का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। पर चुनौती ये थी कि हमला कहां और कैसे किया जाए। हमलावर अब पाकिस्तान की सरहद में कहीं छिपे थे, लेकिन उनका सही ठिकाना पता लगाना आसान नहीं था। जवाब देना था, लेकिन सोच समझकर, एकदम सटीक वार के साथ। यही सोचकर रचा गया एक गुप्त अभियान, मिशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम उन स्त्रियों की पीड़ा को सम्मान देने के लिए रखा गया जिनका सिंदूर उस दिन छिन गया था। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, न्याय की आग जल रही थी। इस अहम जिम्मेदारी के लिए चुना गया मेजर मुदित राजपूत को भारतीय सेना का एक ऐसा अफसर जो न केवल साहसी है बल्कि रणनीति में भी माहिर। मुदित को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन एक फकीर के भेष में। उनका मकसद था चुपचाप जरूरी जानकारी जुटाना और उसे भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाना। दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने पर उन्हें हर पहलू से तैयार किया गया। हमलावरों की पहचान, संभावित लोकेशन, उनकी दिनचर्या, सब कुछ। उन्हें सिखाया गया कि कैसे एक आम फकीर की तरह चलना बोलना है, कैसे पूरी तरह अपनी असल पहचान को छिपाना है। मुदित ने मिशन से पहले सिर्फ इतना कहा, जिन बहनों की मांग उजड़ी है उनका हिसाब लेकर ही लौटूंगा। और उसी रात एक विशेष मार्ग से वे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए।
अपने देश का कर्ज चुकाने। उनके कपड़े जगह जगह से फटे थे, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में सीधी लकड़ी की छड़ी। देखने वाले को लगता कोई भटकता हुआ साधु है, पर उस भेष के पीछे छुपा था मेजर मुदित, भारतीय सेना का जांबाज सिपाही, जो एक खतरनाक मिशन पर पाकिस्तान की गलियों में भटक रहा था। मंदिरों और दरगाहों के पास बैठकर वे हर चेहरे को गौर से पढ़ते, किसी सुराग की तलाश में। कई दिन भूखे प्यासे गुजर गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा। एक दिन भीड़ भरे बाजार के कोने पर बैठकर जब वो सुस्ताने लगे, तभी एक जान पहचाना चेहरा नजर आया, वही जिसकी तस्वीर मिशन से पहले उन्हें दिखाई गई थी। आदमी फल खरीद रहा था, जैसे किसी बात का डर ही न हो। मेजर उसके पास गए और फकीर की तरह बोले, बेटा, खुदा के नाम पर कुछ दे दे। उस आदमी ने घृणा से देखा और झिड़क दिया, दफा हो जा निकम्मे भिखारी। मेजर चुपचाप पीछे हट गए, मगर उसकी निगरानी जारी रखी। वह आदमी एक कार में बैठकर चला गया। मेजर फकीर के भेष में उसका पीछा करने लगे। कार कई संकरी गलियों से निकलकर एक सुनसान जगह रुकी, जहां 5 औरतें उतरीं और फिर कार आगे बढ़ गई। मेजर समझ गए, ये महिलाएं सिर्फ पर्दा नहीं, एक बड़े रहस्य की चाबी हैं। कार आखिर एक जर्जर घर के सामने रुकी, जिसके नीचे एक गुप्त बेसमेंट था। मेजर ने पास के पेड़ पर रात बिताई और सुबह फकीर का भेष और मजबूत कर उस मकान की ओर बढ़ गए, तैयार उस रहस्य से पर्दा उठाने जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। सुनसान मकान के पास पहुंचते ही मेजर मुदित ने फकीर की आवाज में पुकारा, अल्लाह सब देखता है बेटा, भूखों को खाना देने वालों पर रहमत बरसती है। आवाज में करुणा भी थी और आत्मविश्वास भी। घर के भीतर हलचल हुई और एक औरत बाहर निकली। तू कौन है? उसने शक से पूछा। मुदित ने शांत भाव से कहा, बेटी, मैं तो जंगल का फकीर हूं। अल्लाह की इबादत में जीवन बीत गया। तेरे अतीत की परछाइयां मेरी आंखों में उतर आई हैं। मेजर ने उसके जीवन की कुछ निजी बातें बताईं, इतनी सटीक कि वह स्तब्ध रह गई। अंदर जाकर उसने अपने शौहर से कहा, बाबा, मां के जानकार लगते हैं, 2 दिन रुकने दें। आतंकी कुछ सोचकर बोला, 2 दिन, पर नजर रखो। अब मेजर दुश्मन के अड्डे में घुस चुके थे। हर बात, हर हरकत, हर चेहरा उनकी निगाह में था। रात के अंधेरे में वे उस कमरे तक पहुंचे जहां आतंकी और उसकी 5 पत्नियां थीं। उन्होंने देखा भोग और हिंसा का वीभत्स चेहरा। वहीं उन्होंने जाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये औरतें हैं। धीरे धीरे वे घर के माहौल में घुलने लगे। कभी दुआ, कभी मन्नत की बातें कर सबका भरोसा जीतते गए। अब वह केवल साधु नहीं, एक रणनीतिकार थे। औरतें उन पर शक करतीं, लेकिन सबूत किसी के पास न था। तभी उनकी नजर पड़ी सोफिया पर, सबसे छोटी, सबसे चुप। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। एक रात दरवाजा धीरे से खुला। सोफिया आई और बोली, मुझे कुछ कहना है आपसे। डरती नहीं हूं, लेकिन चुप भी नहीं रह सकती। मुदित ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, डर उन्हें होता है जिनकी आत्मा कहीं खो गई हो। तू जो भी कहेगी वो यहीं दफन रहेगा। मेरी जबान पर ताला है। सोफिया ने गहरी सांस भरी, जैसे वर्षों से भीतर दबे सच को बाहर लाने की हिम्मत जुटा रही हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ, उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा। हम सब यहाँ कैदी हैं, उस आदमी के जो खुद को मालिक समझता है, लेकिन उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर धड़कता है। हम उसके लिए औरतें नहीं, सामान हैं, गुलाम। मुदित के भीतर कहीं कुछ सुलगने लगा। उनकी आंखों में एक पल के लिए ज्वाला भड़की, मगर आवाज अब भी शांत थी। अगर मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चलूं जो सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे जैसी हर बहन को इंसाफ दिला सके, क्या तू चलेगी मेरे साथ? सोफिया ने कुछ क्षण सोचते हुए आंखें मूंद लीं, फिर खुली आंखों से बोली, अगर तू वाकई मुझे इस कैद से रिहा कर सके तो मैं सब कुछ बता दूंगी जो तू जानना चाहता है, उससे कहीं ज्यादा। उस रात के बाद से सोफिया और मुदित के बीच रोज बातचीत होने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर भरोसे की एक रोशनी पनपने लगी। उसे यकीन होने लगा कि यह आदमी जो फकीर की वेशभूषा में आया है, वह कोई आम मुसाफिर नहीं, यह कुछ बड़ा करने आया है। फिर एक रात जब हवाओं में सन्नाटा और दीवारों पर नींद का पर्दा था, सोफिया दबे पांव मुदित के कमरे में आई। उसकी आंखों में हिचक थी, पर आवाज में साहस। मुझे आपसे लगाव हो गया है, उसने कहा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, मत बदलिए। मुदित थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर बोले, ये लगाव नहीं, विश्वास है, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरा हर आंसू समझा जाएगा, दबाया नहीं जाएगा। अब सोफिया पूरी तरह उनके साथ थी, एक ऐसी संगी बनी जिसे इस पूरे षड्यंत्र की गहराई तक ज्ञान था। उसने बताया कि जो बेसमेंट दिख रहा है वह महज एक परत है। असली नेटवर्क 3 शहरों में फैला है, सियालकोट, कोटली और मुरीद के। और इन शहरों में कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जो एक भीषण त्रासदी को जन्म दे सकता है। मुदित के लिए यह सूचना किसी विस्फोट से कम नहीं थी, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया। बस इतना बोले, अब समय आ गया है इस पूरे जाल को काटने का। अब उन्होंने
हर सूचना, हर नक्शा, हर रास्ता, हर चेहरा एक खास कोड में भारतीय सेना तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यह कूट भाषा सिर्फ वही समझते थे जो वर्षों की ट्रेनिंग से गुजरे हों। फिर एक दिन जब बारिश रात के सन्नाटे को भिगो रही थी, सोफिया ने एक और बड़ा खुलासा किया। 2 दिन बाद सियालकोट में एक बैठक है। इस नेटवर्क के सारे सिर वहां होंगे। अगर कोई कदम उठाना है तो वही मौका है। मुदित को अब देरी करना गुनाह लगता। उन्होंने तुरंत आखिरी संदेश भेजा, ऑपरेशन सिंदूर अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अब वे केवल जासूस नहीं थे, अब वह न्याय का चेहरा बन चुके थे। एक ऐसा चेहरा जो न तो शोर करता था और न ही पहचान रखता था, लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मन की नींव हिला रहा था। सेना को जो जानकारियां मिली थीं, वे किसी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक ज्वलंत चेतावनी की तरह थीं। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, देश की अस्मिता की लड़ाई थी। 3 शहर, 1 रात, एक साथ। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाएं जल, थल और वायु एक साथ सक्रिय कर दी गईं। दिल्ली में रात के दूसरे पहर तक उच्च स्तरीय बैठकें चलती रहीं। रणनीति एकदम स्पष्ट थी, कोई गलती नहीं हो सकती। यह वार जवाब से ज्यादा चेतावनी है। सेना प्रमुख का स्वर कठोर था। पहलगाम की राख हमारे लिए आग बन चुकी है, अब वक्त है राख से उठने का। उधर मुदित अब भी उसी मकान में, उसी बेसमेंट में थे। उन्हें मालूम था कि भारतीय सेना कभी भी दस्तक दे सकती है। उन्होंने सोफिया को संकेत दे दिया, अब मौका है, आज रात, वरना फिर कभी नहीं। सोफिया ने साहस जुटाकर बाकी औरतों से बात की। शायद यह पहली बार था जब उस घर में बंद सभी औरतें एक साथ एक विचार पर सहमत हुईं। दर्द साझा था, घाव अलग अलग, मगर अब सबकी नजरें एक ही रास्ते पर थीं, आजादी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, कौन, कब और कैसे बाहर निकलेगा। मुदित ने सबको ध्यान से सुना और कहा, जैसे ही पहला संकेत मिले कोई हिचके नहीं, सब तैयार रहना, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। रात का वक्त था, करीब 1 बजे। सीमा पार गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। आसमान में जो शोर उठा, वो शोर भारतीयों के लिए आशा और दुश्मनों के लिए तबाही की आहट था। फिर कुछ ही पलों में भारत की वायुसेना ने पहले टारगेट पर अचूक प्रहार किया। जमीन पर थलसेना की इकाइयों ने मोर्चा संभाल लिया और समुद्री रास्तों से जलसेना के विशेष दस्ते सियालकोट की परिधि में दाखिल हो चुके थे। तीनों सेनाओं ने एक साथ धावा बोला, 3 दिशाओं से, एक सोच के खिलाफ। दुश्मन के पास कोई मौका नहीं था सोचने का, समझने का या बचने का। मेजर मुदित जिन तहखानों में थे, वहां भी विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। एक आतंकी बदहवासी में बाहर भागा और सिर उठाकर देखा, हेलीकॉप्टर हवा चीरते हुए नीचे उतर रहे थे, फाइटर जेट्स गर्जना कर रहे थे और जमीन पर भारतीय कमांडो उतर रहे थे, ठीक उस आग की तरह जो बरसों से दबाई जा रही थी। वो आतंकी डर के मारे चिल्लाने लगा, मेरी बीवियां ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अब समय बीत चुका था। अब किसी माफी या सौदे की गुंजाइश नहीं थी। कमांडो यूनिट ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। तहखाने की दीवारें अब डर नहीं, राहत की सांसें सुन रही थीं। सभी महिलाओं को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोफिया जब बाहर निकली तो एक बार पीछे मुड़ी। उसकी आंखें मुदित से मिली और वो समझ गई, जिसे वह फकीर समझती रही, वो दरअसल एक सिपाही था। एक ऐसा सिपाही जिसने न केवल उसकी बल्कि अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा को सुना और समझा। वह चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गई। मेजर मुदित ने पूरे क्षेत्र की अंतिम निगरानी की, फिर वायरलेस पर एक छोटा किंतु गूंजता हुआ संदेश भेजा, मिशन संपन्न, ऑपरेशन सिंदूर सफल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी मिस न करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।